हेलो दोस्तों, मैं विवेक शर्मा। बायोकोडॉन की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बेटा आज मैं आपके लिए रीट एग्जाम के लिए, एमपी टेट के लिए, यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए और सभी प्रकार की शिक्षक भर्ती के लिए पर्यावरण की क्लासेस लेकर के आए हैं। आज से बेटा हम लोग पर्यावरण की सारी क्लासेस की बात करेंगे। जो हमारे जितनी भी शिक्षक भर्ती हैं, इसमें जो टॉपिक पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज से बेटा मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं। टॉपिक का नाम है इकोसिस्टम, इकोलॉजी, जिसे हम लोग कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र, या इसी का बेटा दूसरा नाम होता है पारतंत्र। पारिस्थितिक तंत्र बोले या पारतंत्र बोले, इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। ये जो टॉपिक है इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र, ये सभी प्रकार की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से 100% 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। थोड़ा इसी टॉपिक के बारे में हम लोग बात करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र। आप लोगों को रटना नहीं है, सारी चीजों को ध्यान से समझें। नाम से क्लियर है, इकोसिस्टम। इको का मतलब होता है हाउस, घर, और कॉस से बना है, और सिस्टम मतलब होता है तंत्र। इको मतलब घर, सिस्टम मतलब तंत्र। यानी इको सिस्टम जो है ये पूरा सिस्टम है। एक घर की तरह पूरा सिस्टम होता है। इस इको सिस्टम में हमारे मेनली 2 प्रकार के घटक आते हैं, 2 प्रकार के कंपोनेंट आते हैं। एक होता है जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक। यानी बेटा हमारा जो वातावरण है, हमारा जो एनवायरमेंट है, इस एनवायरमेंट के अंदर, इस वातावरण के अंदर मेन 2 प्रकार के घटक होते हैं। एक होता है जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा होता है एबायोटिक कंपोनेंट, अजैविक घटक। जैविक घटक जैसे प्लांट है, पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, जंतु हैं। इसके अलावा माइक्रोब्स आते हैं, सूक्ष्म जीव, ये सब किस में आते हैं? जैविक घटक में। अजैविक घटक नॉन लिविंग कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट, इसमें कौन आता है? इसमें आती है जैसे अपनी सॉइल है, वाटर है, एयर है, ये सब किसमें आते हैं? अपने एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। तो हमारे जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट हैं, इनका आपस में क्या होता है? इंटर रिलेशनशिप होता है। आपस में इनकी अंतरक्रिया होती है, इनमें आपस में संबंध होता है। क्लियर बेटा? अपन ये भी कह सकते हैं कि जो जीव हैं और जो वातावरण है, इनका आपस में क्या होता है? इंटर रिलेशनशिप होता है, इंटरेक्शन होता है, इनकी आपसी अंतरक्रिया होती है। ये जो अंतरक्रिया होती है, इन्हीं का जो अध्ययन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम कहते हैं। हिंदी में इसी का दूसरा नाम क्या है? पारतंत्र। शब्दों को रटना नहीं होता है, समझना होता है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाता है, जब उसके ऑप्शन आते हैं, अब जैसे पारतंत्र क्या है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, जब इसके ऑप्शन आएंगे चारों, तो आपको चारों ऑप्शन ही जैसे लगेंगे। हमको उन्हीं में बेसिक अंतर समझना होगा कि उनमें क्या बेसिक डिफरेंस है। हम लोग हर टॉपिक के बाद आपको एक्सरसाइज भी कराएंगे। इस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन अभी तक आपसे पूछे गए होंगे, आपको सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के माध्यम से कराए जाएंगे। इसलिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस आपको सारी चीजों को अच्छे से समझना है। जो पारिस्थितिक तंत्र है या पारतंत्र है, ये एक छोटा सिस्टम है। जब बहुत सारे इकोसिस्टम एक साथ मिल जाते हैं, तब उससे हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। इकोसिस्टम एक छोटा सिस्टम है, और इकोलॉजी जिसे हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी एक बड़ा सिस्टम है, एक बड़ा तंत्र है, और पारिस्थितिक तंत्र छोटा है। तो इकोसिस्टम छोटा है और इकोलॉजी एक बड़ा सिस्टम है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इकोलॉजी टर्म किसने दिया था? इकोलॉजी जो टर्म है, ये दिया था हिकल ने। किसने दिया था? अर्नस्ट हिकल ने दिया था। और इकोसिस्टम जो शब्द है, पारिस्थितिक तंत्र जो शब्द है, ये जो शब्द है, ये किसने दिया था? ये शब्द दिया था एजी टेंसले ने। किसने दिया था? एजी टेंसले। इकोसिस्टम जो शब्द है, ये किसने दिया था? एजी टेंसले ने दिया था। कब दिया था? 1935 में। एवं 1935 के आसपास
इन्होंने इकोसिस्टम टर्म दिया था। किसने? एजी टेंसली ने। क्लियर? कोई दिक्कत? पारिस्थितिक तंत्र जो होता है इसके बनने के लिए हमें केवल दो चीज चाहिए, एक जैविक घटक और दूसरे अजैविक घटक। इनकी आपस में अंतरक्रिया होने लगेगी, इंटरेक्शन होने लगेगा और क्या बन जाएगा? इकोसिस्टम। हमारे पूरे जैवमंडल के अंदर जो इकोसिस्टम है वो बहुत छोटे भी होते हैं, बहुत बड़े भी होते हैं। इकोसिस्टम जो है एक पानी की बूंद से स्टार्ट होता है। पानी की बूंद का भी अपना एक इकोसिस्टम होता है, जैसे कीचड़ का पानी है, ठीक है क्या नहीं? उसकी एक पानी की जो ड्रॉप है, पानी की जो बूंद है, वो भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है। और हमारी जो पृथ्वी है, हमारे जो अर्थ है, वो भी एक इकोसिस्टम है। थोड़ा इकोसिस्टम छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। जो बड़े इकोसिस्टम होते हैं उन्हें हम लोग बायोम कहते हैं। क्या कहते हैं उनके लिए? बायोम। बड़े इकोसिस्टम के लिए बायोम शब्द का यूज किया जाता है। क्लियर है? जैसे हमारी पृथ्वी का जो इकोसिस्टम है एक बड़ा इकोसिस्टम है। क्लियर है? तीसरी बात, सागर, महासागर, घास के मैदान, इन सभी के क्या होते हैं? इकोसिस्टम होते हैं, पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र को हमारे इकोलॉजी की, पारिस्थितिकी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र को पारिस्थितिकी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इकोसिस्टम लिख देते बेटा पूरा। इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इसमें पारिस्थितिक तंत्र को हमारी पारिस्थितिकी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र को पारिस्थितिकी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? टेंसले ने। इकोलॉजी शब्द किसने दिया? अर्नस्ट हीकल ने। इकोलॉजी वर्ड किसने दिया? हीकल ने दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। आप सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है क्या नहीं बेटा? अब हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो इकोसिस्टम है इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, इकोसिस्टम के कौन कौन से घटक हैं। याद रखना है, एक बार पढ़ लोगे भूलोगे नहीं, गारंटी है इस बात की। सारी चीजें हैं आपको याद रहेंगी। पारिस्थितिक तंत्र के घटक, पारिस्थितिक तंत्र के घटक, उसके कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे कि हमारा जो इकोसिस्टम है उसके कौन कौन से कंपोनेंट है। उसके दोनों कंपोनेंट के बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे। और यहां से गारंटी है कम से कम आपके 50 क्वेश्चन तैयार होंगे। कम से कम आपके 50 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे एक ही टेबल में से। मैं आपको क्वेश्चन भी बताता जाऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको सारी चीज क्लियर होती चली जाएंगी कि कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आपका पूछा गया। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है बेटा कि हमारे इकोसिस्टम के कौन कौन से दो मेन घटक हैं, एक जैविक और अजैविक, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। ये दो मेन कंपोनेंट हैं। एक होता है अपना जैविक घटक, जिससे हम लोग कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। और जो दूसरा जो घटक होता है इससे हम लोग कहते हैं अजैविक घटक। ये बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो ये बायोटिक कंपोनेंट है इसमें मेनली तीन आते हैं। इसमें मेनली कितने कंपोनेंट है? तीन कंपोनेंट है। कौन कौन से हैं?
एक इसमें आता है अकार्बनिक घटक, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। दूसरा हमारा आता है कार्बनिक घटक, जिससे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट। और तीसरा हमारा जो कंपोनेंट आता है, तीसरा है जलवायवीय कारक या जलवायवीय घटक। क्लाइमेटिक फैक्टर या क्लाइमेटिक कंपोनेंट, ये तीन मेन कंपोनेंट आते हैं। ये तीन मेन कंपोनेंट हमको देखने को मिलते हैं। ध्यान से देखना, जो अकार्बनिक घटक है इसका एग्जांपल कौन है? जैसे बेटा हमारा कार्बन है, या बेटा अपने जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्लियर बेटा? ये सब किसमें आते हैं? हमारे अकार्बनिक घटक में आते हैं। जितनी भी गैसेस है, जितने भी अकार्बनिक कंपोनेंट। कार्बनिक घटक बेटा इसमें कौन आता है मेनली? इसमें हमारा देखने को मिलेगा बेटा अपन को कार्बोहाइड्रेट, इसमें हमको फैट मिलेगा, प्रोटीन, अमाइनो एसिड। ये सारी चीज हमको कहां देखने को मिलेंगी? हमारे कार्बनिक घटक के अंदर, हमारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर देखने को मिलेंगी। ठीक है बेटा? तीसरा हमारा जो है वो हमारा जलवायवीय कारक, क्लाइमेटिक फैक्टर। इसमें हमको क्या देखने को मिलेगा बेटा? इसमें हमारी सॉइल आएगी, मृदा, मृदा आती है हमारी सॉइल। ठीक है क्या नहीं बेटा? इसमें हमारा वाटर आएगा, जल। इसमें हमारी एयर आती है, वायु। ठीक है बेटा? इसमें हमारा वर्षा आएगी, रेन। इसमें हमारी आर्द्रता आती है, ह्यूमिडिटी। इसके अलावा ऊंचाई, ढलान। ये सारी चीजें हमको कहां देखने को मिलेंगी? हमको जलवायवीय कारक में देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन पूछे आते हैं कौन सा कार्बनिक घटक है, कौन सा कार्बनिक घटक है, हमको सारी चीजें देख के पहचानी होती है। क्लियर है सी बात? तो अकार्बनिक घटक में जितनी भी गैसेस वगैरह हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है। कार्बनिक घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन वगैरह। जलवायवीय कारक में कौन आएगा? मृदा है, जल है, वायु है, वर्षा है, आर्द्रता है, ऊंचाई, ढलान, पर्वत, पहाड़। ये सब किसमें आते हैं? अपने जलवायवीय कारक में। क्योंकि ये वे कारक हैं जो हमारे क्लाइमेट को बनाते हैं, हमारे मौसम को बनाते हैं, हमारे वातावरण को निर्धारित करते हैं, हमारा वातावरण कैसा होगा। क्योंकि हमारी पृथ्वी पर अलग अलग स्थान की भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग है, वहां का क्लाइमेट अलग है। क्योंकि ये जो फैक्टर हैं, ये सारे फैक्टर मिलकर के उस जगह के क्लाइमेट को बनाते हैं। इसलिए इन सबको हम लोग किसमें रखते हैं? उसके क्लाइमेटिक फैक्टर में रखते हैं, जलवायवीय कारक में रखते हैं। तो तीनों फैक्टर आपको समझ में आ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अजैविक घटक हो गए, यहां तक की कहानी आपको क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम लोग बात करेंगे डिटेल में जैविक घटक के बारे में। जैविक घटक जो होते हैं मेनली तीन होते हैं। पहला होता है अपना स्वपोषी, जिससे हम लोग ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा होता है विषमपोषी, हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं या कंज्यूमर कहते हैं। और तीसरा क्या होता है? अपना अपघटक होता है। तीसरा कौन सा होता है? अपघटक होता है। क्लियर है? स्वपोषी का हमारा दूसरा नाम है उत्पादक। स्वपोषी का दूसरा नाम क्या होता है? उत्पादक होता है। विषमपोषी का दूसरा नाम क्या होता है? उपभोक्ता होता है। और तीसरा अपना कौन सा है? अपघटक है। स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉपिक। क्लियर है? उत्पादक को क्या कहते हैं? अपना प्रोड्यूसर कहते हैं। विषमपोषी मतलब हेटेरोट्रॉपिक। उपभोक्ता को क्या कहते हैं? कंज्यूमर। और तीसरा कौन सा है? अपघटक मतलब डिकम्पोजर। तीनों को ध्यान से सुनना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे टॉपिक का पूरा बेसिक है। अगर आज की क्लास ये क्लियर है तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आज की बातों को
आपको बड़े ध्यान से सुनना है। तो पहला अपना बायोटिक कंपोनेंट कौन सा है? स्वपोषी। इसी को अपन क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। उत्पादक क्या होते हैं? जो उत्पादन करें, जो भोजन का उत्पादन करें। उत्पादन किसका? भोजन का। स्वपोषी, स्व मतलब स्वयं, पोषी मतलब पोषण करने वाले, जो अपना पोषण स्वयं करते हैं, अर्थात जो अपना भोजन स्वयं खुद बनाते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन, जो अपना भोजन स्वयं खुद बनाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। क्लियर बेटा इतनी सी बात। और अपना भोजन बनाता कौन है? इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल क्या है? सभी हरे पेड़ पौधे, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड मटेरियल सेल्फ फूड सिंथेसिस करते हैं। क्वेश्चन पूछा था किस प्रकार सिंथेसिस करते हैं, वो कौन सी प्रोसेस है जिसके द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? उस प्रोसेस का नाम है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, या रसायन संश्लेषण भी हो सकता है, कीमोसिंथेसिस कहते हैं उसे। प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण के द्वारा अपना क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है स्वपोषी कौन होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी कौन सी विधि के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधे की कौन से भागों में होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पेड़ पौधे के सभी हरे भागों में, मुख्यतः पत्तियों में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया मुख्यतः कहां पर होती है? पत्तियों में होती है, पेड़ पौधे के हरे भागों में होती है। जो भी प्लांट का ग्रीन पार्ट होगा उन सभी के अंदर क्या होगी? फोटोसिंथेसिस। इस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये सभी पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ये जो प्लांट्स होते हैं, ये सन की जो सोलर लाइट है, सोलर एनर्जी है, अपना जो सन है, इस सन की सोलर एनर्जी का यूज करते हैं। ये अपना जो सूर्य है, इस सूर्य के अंदर जो सौर ऊर्जा है, इस सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ये सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करते हैं, ध्यान रखना है। सौर ऊर्जा को किसमें चेंज करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। कौन सी प्रोसेस के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो सौर ऊर्जा है, ये रासायनिक ऊर्जा में क्या होती है? परिवर्तित हो जाती है और पौधों के अंदर संचित होती है। हमारे पारिस्थितिक तंत्र में सबसे पहले जो भोजन का संचय होता है, वो भोजन का संचय इन्हीं उत्पादक के अंदर होता है। इसलिए हम इन्हें एक तीसरा नाम और देते हैं, इसे हम लोग कहते हैं हमारे पारिस्थितिक तंत्र का प्रथम पोषक स्तर, प्रथम भोजन स्तर, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल T1 कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र में प्रथम पोषक स्तर कौन है, तो आंसर क्या लगाएंगे? उत्पादक। या तो उत्पादक दिया होगा, या स्वपोषी दिया होगा, या एग्जाम्पल के तौर पर आपको पेड़ पौधे भी लिख सकते हैं। प्रथम पोषक स्तर में कौन आते हैं? सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन सी ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है? तो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है? रूपांतरण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? सूर्य है। हमारे पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? सूर्य है। याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, इतनी सी बात, कहीं कोई दिक्कत? दूसरा मार्क। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, कैसे प्रोसेस चलेगी? ध्यान से देखना बेटा। जितने भी हरे पौधे हैं, ये सभी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से 6CO2 और 12H2, इनकी सहायता से बेटा एक तो सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, और दूसरा क्या होता है? क्लोरोफिल, जिसे क्या कहते हैं? पर्णहरिम कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। इसकी सहायता से क्या बनेगा? भोजन बनेगा, C6H12O6।
ग्लूकोज बनेगा और साथ में क्या निकलती है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो है ये हमारे वायुमंडल के अंदर मुक्त हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है हमारे वातावरण के अंदर, अन्य उत्पाद के रूप में, बाय प्रोडक्ट के रूप में कौन सी निकलेगी, ऑक्सीजन निकलती है। कौन सी निकलती है, ऑक्सीजन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा पिगमेंट आवश्यक है, कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल। पर्णहरित कहते हैं, नाम से क्लियर, क्लोरो मीन्स ग्रीन, क्लोरो मीन्स ग्रीन, फिल मतलब लीफ, मतलब लीफ के अंदर, पत्तियों के अंदर जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरो क्वेश्चन इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि क्लोरोफिल के अंदर कौन सा मेटल होता है, कौन सा धातु आयन पाया जाता है, तो क्लोरोफिल के अंदर बेटा आपको बता दें, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम धातु आयन पाया जाता है। कौन सा धातु आयन है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन सा धातु आयन है, मैग्नीशियम। ध्यान रखना है इस बात को। हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा आयन है, कौन सा धातु आयन है, आयरन, Fe+2। हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर Fe+2 होता है। कौन सी स्टेज में, फेरस या फेरिक, फेरस अवस्था। कौन सी अवस्था में होता है, फेरस अवस्था में Fe+2 पाया जाता है हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है। तभी तो अगर आयरन की कमी हो गई तो एनीमिया हो जाएगा। आयरन की कमी होने पर कौन सी डिसीज होती है, एनीमिया, क्योंकि आयरन नहीं है तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, और हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी क्या है, एनीमिया है। इसलिए रटने का काम नहीं है, सारी चीजों को समझना है, रटने का एक शब्द नहीं है, कहीं भी नहीं रटना है आपको। बट अपन ने किसकी बात की, स्वपोषी, उत्पादक की बात की। दूसरी बेटा हमारी जो कैटेगरी है उससे हम लोग कहते हैं विषमपोषी या उपभोक्ता। हम लोग कौन है, कंज्यूमर है। कंज्यूमर कौन होता है, जो किसी चीज का उपयोग करे, पहले से बनी हुई किसी निर्मित वस्तु का, निर्मित चीज का किसी का उपयोग करे। जैसे हम लोग हैं, तो क्या हम लोग अपना फूड, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, नहीं बनाते। हम अपने भोजन के लिए किसके ऊपर निर्भर हैं, प्लांट की, पेड़ पौधों के ऊपर, अन्य दूसरे जंतुओं के ऊपर। यानी जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उन्हें क्या कहते हैं, अपन उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, उपभोक्ता कहते हैं। ये विषमपोषी होते हैं क्योंकि ये अपना पोषण स्वयं नहीं कर सकते, हेटेरोट्रॉपिक या कंज्यूमर। क्लियर तीसरी बात। और तीसरे कौन से हैं, अपघटक, डिकम्पोजर। दोनों को ध्यान से देखेंगे। जो विषमपोषी या उपभोक्ता है इसकी भी 3 कैटेगरी है, इनको अगली क्लास में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। बेटा इसमें एक होता है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम है T2, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है और ये कौन सा है, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। दूसरा बेटा होता है द्वितीयक उपभोक्ता, इसे हम लोग कहते हैं T3 भी कहते हैं। ये तीसरा पोषक स्तर है। बेटा तीसरा होता है तृतीयक उपभोक्ता, टर्शरी कंज्यूमर, इसे T4 कहते हैं, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, चतुर्थ पोषक स्तर है। उत्पादक प्रथम पोषक स्तर है T1, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषक स्तर है, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। द्वितीय उपभोक्ता T3, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, और तृतीय उपभोक्ता जो है ये चतुर्थ पोषक स्तर है। थोड़ा इनको याद रखना है। अगली क्लास में हम इन्हीं ट्रॉपिक लेवल को या इसी उपभोक्ता के बारे में और डिटेल बात करेंगे। इन सब के बारे में भी जानेंगे कि प्राथमिक उपभोक्ता में कौन कौन आता है, द्वितीयक में कौन आता है, तृतीयक में कौन कौन आता है, इनका कैसे आपस में रिलेशन है। क्लियर है। इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। खाद्य श्रृंखला देखेंगे, खाद्य जाल के बारे में बात करना है, भोजन का स्थानांतरण किस तरीके से होता है, इन सारी चीजों को हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। बट तीसरे होते हैं डिकम्पोजर, अपघटक। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सूक्ष्म जीव, जो माइक्रोब्स होते हैं, जैसे जीवाणु है, बैक्टीरिया कहते हैं, इसके बाद कवक है, फंजाई, ये जो है ये सब किसमें आते हैं, अपघटक के अंदर आते हैं, डिकम्पोजर के अंदर। नाम से लिए डिकम्पोजर, ये मृतक जीवी है। ये अपघटक क्या करते हैं, जब उत्पादक और उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है, जब उत्पादक या उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके पश्चात उनकी बॉडी को डिकम्पोज करने का काम करती है।
उनके शरीर को सड़ाने का, गलाने का काम करते हैं। डिकम्पोजर मतलब अपघटक का काम होता है जो जटिल पदार्थ हैं उनको तोड़ करके छोटे और सरल पदार्थों में बदलना। जटिल कार्बनिक पदार्थों को छोटे, सरल एवं अकार्बनिक पदार्थों में बदलना, ये काम किसका है? डिकम्पोजर का है। जब इनकी डेथ हो गई, जब उत्पादक उपभोक्ता की डेथ हो गई, तो इनके शरीर को सड़ाकर, गलाकर उनके अंदर जो पोषक पदार्थ हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो सब कहां चले जाते हैं? मृदा के अंदर चले जाते हैं, जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता क्या होगी? बढ़ जाएगी। इस मिट्टी के अंदर, मृदा के अंदर फिर से नए पौधे लगेंगे, तो जो पोषक तत्व हैं अब वो कहां चले जाएंगे? फिर से पेड़ पौधों के अंदर, यानी उत्पादक के अंदर आ गए। उत्पादक से कहां जाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता में। प्राथमिक उपभोक्ता से कहां जाएंगे? द्वितीयक में। द्वितीयक से कहां जाएंगे? तृतीयक में। और जब इनकी मृत्यु होगी तो इनका फिर से अपघटन होगा और जो पोषक पदार्थ हैं ये फिर से कहां चले जाएंगे? मृदा के अंदर। यानी जो पोषक पदार्थ हैं, जो खनिज तत्व हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज तत्व होते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होते, उनकी रिसाइकलिंग होती रहती है। प्लांट से एनिमल के द्वारा फिर इनकी डेथ होगी तो फिर से डिकम्पोजिशन होगा, फिर से मिट्टी के अंदर जाएंगे, फिर से प्लांट के अंदर आएंगे, फिर एनिमल के अंदर आएंगे, फिर मिट्टी के अंदर जाएंगे, यानी इनकी रिसाइकलिंग होती रहती है। ये मिनरल्स कभी समाप्त नहीं होते। तो अपन कह सकते हैं जो डिकम्पोजर होते हैं ये मिनरल्स का रिसाइकलिंग करते हैं। मिनरल्स का क्या करते हैं? रिसाइकलिंग करते हैं। हिंदी में अपन कहते हैं खनिज पदार्थों का चक्रीकरण। ये जो अपघटक है ये खनिज पदार्थों का क्या करते हैं? चक्रीकरण करते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स करते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स, खनिज पदार्थों का चक्रीकरण, ये काम किसका है? अपघटक का है। अपघटक का हमारी प्रकृति के अंदर, हमारे पारिस्थितिक तंत्र के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर ये अपघटक नहीं होंगे तो डिकम्पोजिशन नहीं होगा, हमारी मृदा की उपजाऊ क्षमता भी नहीं बढ़ेगी, खनिज पदार्थों का चक्रीकरण नहीं होगा, हमारा इकोसिस्टम बेकार हो जाएगा। थोड़ा इतनी बात समझ में आई। आज हम लोगों ने केवल बेसिक सी बात की है कि हमारा इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम टर्म किसने दिया, इकोलॉजी टर्म किसने दिया। आपको पता है कि इकोसिस्टम जो है हमारे पारिस्थितिकी की, इकोलॉजी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसके अलावा हम लोगों ने इकोसिस्टम के घटक के बारे में बात की है। मेनली दो कंपोनेंट हैं, दो घटक हैं, एक जैविक घटक और दूसरे अजैविक घटक। दोनों के बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा की है। थोड़ा यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई हो। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो थोड़ा प्लीज अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उससे कमेंट्स के माध्यम से मेरे पास तक भेजें, जिससे अगली क्लास में आपकी प्रॉब्लम को पहले सॉल्व किया जाए। क्योंकि आज की क्लास अगर आपको समझ में नहीं आई तो अगली क्लास में आपको प्रॉब्लम आएगी, तो उसका अगली क्लास में प्रॉब्लम आएगी। उससे अच्छा जहां प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसे उसी समय पर सॉर्ट आउट करना है, जिससे कि आगे आपको कोई तकलीफ ना हो। ठीक है बेटा, अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि आपके जो अन्य साथी हैं वो भी इसका लाभ उठा सके। थोड़ा लॉकडाउन चल रहा है, परिस्थितियां थोड़ा सा विपरीत हैं, हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपनी जो ऑफलाइन स्टडी होती थी उससे नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोग सारी क्लासें लेके आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और बच्चे भी इसका फायदा ले सकें। क्लियर बेटा? ओके, थैंक यू।